टॉपिक्स में हमने जाना था कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग की जाती है। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक और स्पेशल फीचर आइसोमेरिज्म को लेकर के आए हैं आपके सामने। तो आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने तरीके का आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, इनके क्या टाइप्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर की। जैसे कि हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म टर्म से आप पहले से ही फेमिलियर हैं, और आइसोमेरिज्म टर्म क्या डिफाइन करता है, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स को डिफाइन करता है जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज या फिर उनके स्पेशल ओरिएंटेशन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमेना व्हिच इज ड्यू टू द डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और स्पेस ओरिएंटेशन in those compounds which have similar molecular formula। तो ये आप जानते हैं, और आपने ये भी जाना हुआ है कि आइसोमेरिज्म को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। और पहला टाइप होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो हमारा टाइप है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इन दोनों टर्म से भी आप पहले से ही फेमिलियर हैं। आपको ये पता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय सीइंग देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। तो ये ड्यू टू द डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू द डिफरेंस in structural formulas। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज में डिफरेंस के कारण जो फिनोमिना आपको देखने को मिलता है वो क्या है, आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। और सेकेंड हमने कहा आइसोमेरिज्म का सेकेंड टाइप जिसको हमने बोला स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है ड्यू टू द डिफरेंस in spatial orientation। त्रिविम विन्यास में भिन्नता के कारण जब आपको आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। आज के टॉपिक में हम जो मेनली लेके चलने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कितने टाइप की स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमें एग्जिबिट होती है, हम उसको सीखेंगे, उसको जानेंगे। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट करेंगे जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज क्या होंगे, सेम होंगे। तो आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहली कंडीशन, सबसे प्रायर कंडीशन आपके पास यही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद हम देखेंगे उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या क्या डिफरेंसेस है। उन्हीं डिफरेंसेस के आधार पर इन्हें क्लासिफाई किया गया है। तो मैं इनका क्लासिफिकेशन कर रहा हूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहला टाइप लेकर के चल रहा हूं। तो पहला टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट करते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसा कि आपको इसके नाम से ही लग रहा है, इसपे आयंस में डिफरेंस पाया जाएगा। तो दैट मीन्स दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन एग्जिबिट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो यहां पर मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूं, ड्यू टू डिफरेंस इन प्रोड्यूस्ड आयंस। अगर आपके दिमाग में अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की, तो एग्जांपल ये पिक्चर
और क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, देखिए सपोज कीजिए हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CONH3 होल ऑफ 4 Br2Cl2। ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं जिनके स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज हैं Br2Cl2, और दूसरा हमने एक एग्जांपल और ले लिया है इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से CONH3 होल ऑफ 4। अब हमने Br2 की जगह Cl2 को ले लिया है और Cl2 की जगह Br2 को ले लिया है। अब देखिए क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अलावा क्या है, आपके पास क्लोराइड आयंस हैं, तो आपको सॉल्यूशन में मिलेंगे क्लोराइड आयंस, जबकि इन केस ऑफ इट आपको मिलेंगे Br नेगेटिव आयंस। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं प्रोड्यूस आयंस में क्या है, डिफरेंस है। तो इसलिए ये जो फिनोमिना है वो क्या है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का फिनोमिना है। आई होप इस एग्जांपल की मदद से अब आपको ये डेफिनेशन क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं सेकेंड टाइप के स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की ओर। और सेकेंड टाइप का हमारा जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है? हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है, तो यहां पर क्या होगा, देयर इज अ डिफरेंस इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस के कारण यदि आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिल रही है तो ये किसका एग्जांपल है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। यहां पर मैं लिख दिया उसको डेफिनेशन को, ड्यू टू डिफरेंस in number of water molecule outside the coordination sphere, इस डेफिनेशन को भी अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो फिर से मैं कहूंगा एग्जांपल्स ध्यान से देखें, क्योंकि एग्जांपल्स के द्वारा आप इस डेफिनेशन को क्लियरली समझ पाएंगे। तो सपोज कीजिए हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वह है CrH2O होल ऑफ 6Cl3 है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये बना दिया, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने बना दिया CrH2O होल ऑफ 5Cl2 डॉट ऑफ H2। एक बना दिया हमने CrH2O होल ऑफ 4Cl2। हमने एक H2O की जगह एक Cl की एंट्री करवाई है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। और फिर हमने एक बना दिया ये CrH2O होल ऑफ थ्राइस Cl3 3H2। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज क्या है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज हैं। तो इनमें स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आपको एजुकेट होगी। और ये किस टाइप की स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होगी ना, देखिए इसमें आउटसाइड द स्फीयर कोई भी आपका H2 का मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें एक H2 का मॉलिक्यूल आपका आउटसाइड द स्फीयर है। इसमें नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स 2 हो गया, और इस वाले केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स 3 हो गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं डिफरेंस इन नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। तो अगर डिफरेंस इन नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स इन आउटसाइड स्फीयर
आपको मिल रहा है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का है। आपको ये तो देखना ही होगा कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर उनमें कोई चेंजेस है तो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना होगा ही नहीं। तो आइसोमेरिज्म के लिए प्रायोरिटी, सबसे प्रायर कंडीशन तो वही होगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो और आपको दिखाई दे रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्केल के बाहर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो आप सीधे कह देंगे कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसको हम स्पेशल टाइप ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर 3Cl नेगेटिव आयंस आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर 2Cl नेगेटिव आयन आपको फ्री स्टेट में मिल रहे हैं, यहाँ 1Cl मिल रहा है और यहाँ पर कोई भी Cl नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो आयंस का चेंज, प्रोड्यूस आयंस का नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो ये स्पेशल केस ऑफ क्या है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगर एग्जाम में कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें किस टाइप की आपको आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होती है, और ऑप्शन में आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म नहीं दिया हुआ है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म लेकिन एक ऑप्शन है, तो आप आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को टिक करें। और यदि आयनाइजेशन के साथ हाइड्रेट को भी दिया हुआ है तो आप आयनाइजेशन को टिक नहीं करेंगे, आप हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को ही टिक करेंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखें। तो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसको हमने एक अलग से हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के रूप में लिया हुआ है। अब जरा एक चीज और यहां पर मैं आपको बता दूं, हमने जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते थे उतने पॉसिबल स्ट्रक्चर बना दिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको मिले ही वास्तव में। तो रियलिटी में ये आपको नहीं मिलेगा। अब इसका रीजन भी बता देता हूं कि ये आपको क्यों नहीं मिलेगा। जरा यहां पर देखिए, Cr कोई भी कंपाउंड आप उठा करके देख लीजिए, यहां पर Cr क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Cr पे +3 चार्ज है और 3 Cl नेगेटिव आयन का टोटल चार्ज हो गया 3 × -1 = -3। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया इस कोऑर्डिनेशन इंटिटी पर, 0 हो गया। और कोऑर्डिनेशन इंटिटी पर अगर 0 चार्ज है, दैट मींस ये आयन नहीं है, तो इसके साथ कोई भी डाइपोल नहीं जोड़ सकता, क्योंकि आयन से डाइपोल जोड़ सकता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू, जैसा कि इन केसेस में हम देख रहे हैं। तो ये आयन है, कोऑर्डिनेट आयन है, इसके पास कुछ चार्ज है जो कि इन वाटर मॉलिक्यूल्स को आयन डाइपोल इंटरेक्शन के द्वारा बांधेगा। लेकिन यहां पर ऐसी कोई संभावना नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमारा ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमारे 1, 2 और 3 हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब बढ़ते हैं थर्ड आइसोमेरिज्म की ओर, और हमारा जो थर्ड आइसोमेरिज्म है वो कहलाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। और लिंकेज आइसोमेरिज्म नाम से यहां पर क्लियर है, लिंकेज, ये जो कोऑर्डिनेट लिंकेज बनते हैं मेटल और लिगेंड के बीच में, अगर मेटल और लिगेंड के बीच में बनने वाले कोऑर्डिनेट लिंकेज में डिफरेंस है, तब ये फिनोमेना आपको एग्जिबिट होगा, दिखाई देगा। दैट मीन्स इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन लिंकेज। तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, ड्यू टू डिफरेंस इन लिंकेज बिटवीन मेटल एटम और आयन विद लिगेंड। तो ऐसा कब एग्जिबिट होगा, अब आपके दिमाग में एक चीज दौड़ गई होगी, क्योंकि लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट लिंकेज में डिफरेंस कब हो सकता है, जबकि लिगेंड आपका क्या हो, एम्बिडेंट लिगेंड हो। तो इसके लिए लिगेंड मस्ट बी एम्बिडेंट, वहां पर लिख दे रहा हूं मैं, एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। और एम्बिडेंट लिगेंड के एग्जांपल्स आपने देख रखे हैं, मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं आपको। Cn नेगेटिव है, इसमें C के थ्रू भी कोऑर्डिनेट लिंकेज बन सकता है और आपका N के थ्रू भी बन सकता है। तो डिफरेंस हो सकता है लिंकेज में, और ये डिफरेंस जब लिंकेज में होगा तो आपको कौन सी आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगी, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसी प्रकार हो सकता है NO2 में नाइट्रोजन के द्वारा लिंकेज हो रहा हो, या फिर ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज हो रहा हो। तो इन दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं लिंकेज में क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। तो इस लिंकेज डिफरेंस के कारण जो आइसोमेरिज्म आपको एग्जिबिट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू हम क्लियरली समझ लेते हैं। इसका एग्जांपल
सपोज कीजिए आपके पास एक कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CONH3O5CnCl2। अब सपोज कीजिए हमारे पास एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाता है CnCl2, और एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है CONH3O5NCCl2। देखिए दोनों में सबसे पहले हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को चेक करेंगे। ये 2Cl नेगेटिव आयन दे रहा है, ये 2Cl नेगेटिव आयन दे रहा है, तो यहाँ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सेंट्रल मेटल एटम या आयन के लिगेंड साइनाइड के साथ लिंकेज। एक बार एक के केस में ये बना रहा है कार्बन के थ्रू कोऑर्डिनेट लिंकेज, और एक में ये बना रहा है नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट लिंकेज। तो यहां पर लिंकेज के कारण आपको आइसोमेरिज्म दिखाई पड़ रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखाई पड़ रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ? लिंकेज आइसोमेरिज्म का। आई होप आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं इसके फोर्थ टाइप की ओर, और हमारा जो फोर्थ टाइप है वो फोर्थ टाइप है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी होता है। इसके लिए जो आपके पास पहली कंडीशन है, बोथ कैटायन एंड एनायन शुड बी कोऑर्डिनेट आयन। तो पहली चीज है इसमें, बोथ कैटायन एंड एनायन मस्ट बी कोऑर्डिनेट आयन। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, इसमें दो के दो क्या होंगे? कोऑर्डिनेट आयन होंगे। और इट इज ड्यू टू इंटरचेंज बिटवीन ligands of both coordination स्पेयर। दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स के लिगेंड्स के बीच में इंटरचेंजिंग के कारण ये फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, ये है MLN, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसके पास N प्लस चार्ज है, और दूसरा हमारे पास M-L1N हमारे पास दूसरा लिगेंड है, और यहां पर ये N माइनस चार्ज कैरी कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि लिगेंड के बीच में इंटरचेंज होगा, यानी कि ये वाला लिगेंड यहां चला जाए और ये वाला लिगेंड यहां आ जाए। तो इस प्रकार इनके लिगेंड के ट्रांसफर के कारण जो आपको आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। इसको अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो स्पेस यहां नहीं है, तो मैं यहां इसका एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं। एग्जांपल, ये एग्जांपल हम ले रहे हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के। जरा देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी है Cu NH3 और यहां है PtCl4। देखिए दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हमारे पास क्या है? दोनों ही कैटायन और एनायन दोनों ही क्या कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हैं। तो जैसे कि पहले मैंने कंडीशन कही थी, बोथ कैटायन एंड एनायन मस्ट बी या शुड बी कोऑर्डिनेट आयन। तो यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट आयन हैं, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो सकता है। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए जैसा कि मैंने कहा, इनके बीच में क्या होगा? इंटरचेंजिंग होगी। अब इंटरचेंजिंग होगी तो ये CONH3 एक Cl इधर चला गया और एक NH3 यहां चला गया। देखिए इनमें इंटरचेंज हो गया बिटवीन लिगेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स। ये भी हो सकता है, एक और Cl इधर चला जाए
तो हमारे पास कंडीशन हो जाएगी एक कंडीशन ये भी हो सकती है CuNH3, एक और Cl अंदर चला गया और इसी तरीके से यहां एक NH3 और अंदर आ गया, और एक आपके पास ये भी कंडीशन हो सकती है CuCl होल ऑफ 4 हो जाए और यहाँ PtNH3 होल ऑफ 4। तो देखिए हमने सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंसीडर करते हुए यहां पर 3 तो 5 स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख दिए डिफरेंट टाइप के, ये आप देख पा रहे हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज में डिफरेंस है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज क्या है, सेम है, केवल स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज में डिफरेंस है। और वो भी डिफरेंस क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कैटायन और एनायन के लिगेंड्स के बीच में क्या हो रहा है, इंटरचेंजिंग हो रही है। तो ड्यू टू इंटरचेंजिंग ऑफ लिगेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स जो आपको आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी, वही क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। अब इस केस में भी जरा देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं, जब इस तरीके के दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाले कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देखिए जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड है वो 4 है और उनका जो टोटल नेगेटिव चार्ज है क्या है, -4 है। इस -4 को काउंटर बैलेंस कौन करेगा, इन सेंट्रल मेटल एटम या आयंस का चार्ज करेगा। और यहां पर 2 सेंट्रल मेटल एटम या आयन है आपके पास, तो दोनों में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये +2 एक कैरी करेगा चार्ज और +2 दूसरा कैरी करेगा। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं Cu इज इन +2 स्टेट और Pt इज ऑल्सो इन +2 स्टेट। कभी कभी ये होगा कि जैसे 5 हो जाएगा तो आप कहेंगे कि इनको तो फिर हाफ हाफ नहीं, तो वहां पर देखना पड़ेगा आपको कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है आयन, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिसाइड करेंगे। तो यहां पर 4 था तो 4 इक्वली डिवाइड हो जाता है +2 में, तो ये 2 के 2 क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब जरा देखिए इन केस ऑफ CuNH3 होल ऑफ ट्वाइस Cl2, Cu का +2 चार्ज Cl2 के -2 चार्ज के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। और ऐसे ही आप देखिए PtNH3 होल ऑफ ट्वाइस Cl2 में Pt का +2 चार्ज Cl2 के -2 द्वारा बैलेंस हो जाएगा, तो यहां पर भी कोई चार्ज नहीं है। और विदाउट एनी चार्ज आप दो न्यूट्रल चीजों को जोड़ नहीं सकते हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका नहीं फॉर्म होता इन रियलिटी, वास्तविकता में ये बनेगा ही। और दूसरी चीज जो है, जो हमारा जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में आप देखिए ये हो जाएगा आपका एनायन, तो एनायन को आप हमेशा कैटायन के बाद लिखेंगे, तो यहां पर लिख देंगे CuNH3Cl3। और इसी प्रकार यहां पर भी ये जो CuCl4 है ये एनायन है, तो इसको आप बाद में लिखेंगे CuCl4। तो ये अब आपके 4 क्या हो गए, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म हो गए। आई होप अब आप कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को भी अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट टॉपिक में कंसीडर करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।